नमस्कार मित्रों, आप सभी का रिजल्ट मित्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट के टॉपिक पर। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे थंबनेल भी देख रहे हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में विस्तार से पूरी चीजों के हर एक टॉपिक पर चर्चा करते हुए चलेंगे। इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है और विस्तार कहां तक है पर्यावरण का, इस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और विस्तार से करेंगे। प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों को फिर कभी जरूरत ना पड़े इस चीज को पढ़ने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट को और समझते हुए चलते हैं कि पर्यावरण आखिर क्या है और पर्यावरण के बारे में जानने का सबसे सबसे पहले जब हम लोग पर्यावरण को डिफाइन करते हैं तो यहां पर स्टार्ट होता है कि आखिर पर्यावरण या इन्वायरमेंट, पर्यावरण को हम दो शब्दों से डिफाइन करते हैं। परिधन आवरण, आवरण। जब हम परिधन आवरण की बात करते हैं तो परि का अर्थ है निकटवर्ती, निकटवर्ती। आवरण का अर्थ है चारों तरफ से घिरा, चारों तरफ से घिरा होना। अर्थात हमारे पृथ्वी के चारों तरफ के आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। अर्थात हमारे पृथ्वी के, अगर इसी को हम लोग डिफिनीशन में लें, अर्थात हमारे पृथ्वी के चारों तरफ के आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं, है ना। जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से आवरण है हम उसे पर्यावरण कहते हैं। अर्थात हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से कौन घेरे हुए है, इस चीज को समझने वाली बात है। ठीक है, अगर हम अपनी अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहां पर चीजों को समझना होगा कि हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरने की बात अभी हमने कही। कुछ इस तरह से हम अपने पृथ्वी के चारों तरफ देखते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी? अर्थ हो जाएगी, है ना। तो पृथ्वी के चारों तरफ घेरे क्या हुआ है? वायुमंडल। अगर हम लोग ध्यान दें तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है ना। अर्थात हमारी पृथ्वी के वातावरण के चारों तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो वायु मंडल के चारों तरफ का आवरण या वातावरण, चारों तरफ का आवरण या वातावरण हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब हमने कहा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ,
का वातावरण, वायुमंडल के चारों तरफ के वातावरण की बात कर रहे हैं हम लोग, वो हमारा क्या होगा, पर्यावरण होगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि जहां तक जीवन की संभावना होगी, अर्थात जहां तक जीवन की संभावना होगी वह भाग ही हमारे पर्यावरण का अंग होगा। जहां पर जीवन की संभावना नहीं होगी वह पर्यावरण का भाग नहीं होगा। इसका मतलब यह भी निकल रहा है जहां पर जीवन की संभावना नहीं होगी वह हमारे पर्यावरण का भाग नहीं होगा। याद रखना, जहां पर जीवन की संभावना होगी वहां पर वह भाग ही हमारे पर्यावरण का भाग होगा, परंतु जहां पर जीवन की संभावना नहीं होगी वह हमारे पर्यावरण का अंग नहीं होगा, भाग नहीं होगा। अर्थात अगर हम लोग देखें कि अंतरिक्ष की यदि हम लोग बात करते हैं, किसकी, अंतरिक्ष की, अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के जीवन की संभावना नहीं पाई जाती है, में किसी भी प्रकार के जीवन की संभावना नहीं पाई जाती है, तो यह क्या हो जाएगा, तो अंतरिक्ष हमारे पर्यावरण का भाग नहीं होगा, है ना। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जहां पर भी जीवन की संभावना नहीं है वह हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से समझना है कि जहां पर जीवन होगा वो, क्योंकि अगर हम ये कहें कि पेड़ पौधे नहीं, सूक्ष्म जीव के भी जीवन की संभावना है, तो वह हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग होगा। याद रखना, सूक्ष्म जीव की भी यदि, नोट कर लीजिएगा, यदि कहीं पर सूक्ष्म जीव के जीवन की भी संभावना है कि
संभावना है तो वह हमारे पर्यावरण का भाग होगा। परंतु अंतरिक्ष में आप लोग जानते हैं किसी भी प्रकार के जीवन की संभावना नहीं पाई जाती है, इसलिए यह हमारे पर्यावरण का भाग नहीं होगा। क्लियर कट मामला। अब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं यहां पर। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो अब देखने वाली बात है, आप समझो यहां पर अगर हम इसको ये कहें कि ये हमारी क्रस्ट है जिसे आप लोग भू पर पट्टी कहते हो, ठीक है। ये हमारा मेंटल है और ये कोर है। ये क्या है, अगर इसको एक लाइन में बात करें तो यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अब यहां पर प्रश्न आया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जीवन की संभावना कहां कहां तक होगी, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल का टेम्परेचर लगभग 1900 डिग्री से लेकर 2100 डिग्री सेल्सियस होता है। कोर का तापमान देखें तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि कोर और मेंटल हमारे वायुमंडल का हमारे पर्यावरण का भाग नहीं हो सकते हैं। कोर और मेंटल हमारे पर्यावरण का भाग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि साहब एक चीज सोचो कि कोई भी जीव 2100 डिग्री या 6000 डिग्री तापमान में जीवित रह सकता है। जैसे हम ही लोग हैं कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे हम लोगों की हालत 55 डिग्री 50 डिग्री पे खराब होने लगती है, तो कोई जब इस टेम्परेचर की बात करेगा तो यह क्या हो जाएगा, अत्यधिक तापमान है। और अत्यधिक तापमान होने के कारण यह हमारे पर्यावरण का भाग नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जीव बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो, ठीक, कोई भी जीव यहां पर इस तापमान में जीवित नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता है। जब यहां पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है तो यह हमारे पर्यावरण का भाग नहीं होगा स्पष्ट रूप से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे इन्वायरमेंट का भाग नहीं होगा। अगर हम
क्रस्ट की ऊपरी परत की बात करें, अगर हम लोग क्रस्ट के ऊपरी परत की बात करते हैं इसकी, तो यहां पर तो जीवन संभव ही, यहां पर हम लोग भूपर पट्टी पे तो निवास ही कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो भूपर पट्टी पे हम सभी लोग निवास कर रहे हैं, मतलब यहां पर क्या है, जीवन की संभावना, जीवन की संभावना है, पहला पॉइंट। लेकिन जब इसके अंदर की बात करते हैं तो लगभग 35 किलोमीटर तक, लगभग 35 किलोमीटर तक सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसलिए आंतरिक भूपरपटी, आंतरिक भूपरपटी का 35 किलोमीटर का भाग हमारे पर्यावरण का अंग होगा, वरण का अंग होगा। अगर ये 20 किलोमीटर तक ही पाए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह आपके पर्यावरण का अंग जो होगा वो केवल और केवल 20 किलोमीटर का भाग होगा। 5 किलोमीटर तक पाए जाएंगे तो 5 किलोमीटर का भाग ही आपका क्या हो जाएगा, यह आपके पर्यावरण का भाग होगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो रही है कि जो जहां पर जीवन संभव नहीं है वह आपके पर्यावरण का भाग संभव नहीं हो सकता है। यदि वहां की संभावना की बात हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक चीज सोचिएगा कि जहां पर भी जीवन की बात हम लोग करेंगे वहीं पर ही आपका केवल पर्यावरण का अंग होगा। अगर जीवन नहीं है तो पर्यावरण नहीं होगा। कॉमन सेंस है, कोई नई चीज नहीं है, कोई नया फिनोमिना नहीं है। जीवन की संभावना मतलब पर्यावरण। अब देखो यहां तक आ गए, अब चीजें समझो। पर्यावरण में दो तरह के घटक पाए जाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो पर्यावरण में दो तरह के घटक पाए जाते हैं, या ये कह लीजिए कि पर्यावरण के दो अंग होते हैं। एक तो भौतिक या अजैविक और दूसरा होता है जैविक जैविक। इसका मतलब क्या हुआ, भौतिक का मतलब हुआ निर्जीव, इसका मतलब क्या हुआ सजीव, इसका मतलब क्या हुआ अबायोटिक, इसका मतलब क्या हुआ बायोटिक। ठीक, अब ये दो घटक ठीक क्या है, ये दोनों ही पर्यावरण के घटक हैं। अब समझने वाली बात है कि मैंने कहा कि जैविक मतलब सजीव और निर्जीव दोनों ही मिलाकर आपके पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
क्या है, सजीव और निर्जीव दोनों ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। लेकिन याद रखने की बात है कि जब भी हम ये कहेंगे कि अकेले क्या भौतिक या अजैविक या निर्जीव घटक आपस में बिना मिले अकेले क्या यह पर्यावरण का निर्माण कर लेगा? सोचने वाली बात है कि भौतिक या अजैविक कारक जो या अजैविक घटक अकेले क्या पर्यावरण का निर्माण करते हैं या जैविक घटक अकेले पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। क्या, अब एक क्वेश्चन यहीं पर आता है, क्या अजैविक घटक एवं जैविक घटक अलग अलग या अकेले पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क पूरा। अब एक ये क्वेश्चन बनके आप लोगों के सामने आ गया कि क्या जैविक घटक अकेले, क्या अजैविक घटक अकेले आपस में बिना मिले क्या आपके पर्यावरण या इन्वायरमेंट का निर्माण कर सकते हैं? तो अब समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम पर्यावरण की बात करेंगे तो क्या होता है, जब भी हम पर्यावरण की चर्चा करेंगे तो पर्यावरण का मतलब स्पष्ट होता है कि यहां पर अजैविक घटक अबायोटिक प्लस जैविक घटक या बायोटिक आपस में मिलकर ही आपस में अंतः क्रिया करके ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो समझने वाली बात यहां पर यह है कि दोनों बायोटिक और अबायोटिक कारक दोनों आपस में मिलकर जब ये इंटरेक्शन करते हैं तब ही आपके इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। विदाउट, अगर इसको कहते हैं कि भाई अलग आपका क्या हो जाएगा, अलग बायोटिक हो जाए अलग अबायोटिक हो जाए, दोनों के अलग अलग होने से किसी भी प्रकार के पर्यावरण का निर्माण नहीं होता है। अर्थात सजीव और निर्जीव क्या है, अर्थात सजीव प्लस निर्जीव कारकों के, निर्जीव घटकों के आपस में मिलने से, आपस में अंतः क्रिया करने से ही पर्यावरण का निर्माण होगा। क्लियर हुआ
कि जब ये आपस में मिलेंगे तभी पर्यावरण का निर्माण होगा। अगर ये आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक, नहीं मिलते हैं तो पर्यावरण नहीं निर्मित होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपस में अगर, नोट कर लो, अगर आपस में नहीं मिलेंगे हैं तो पर्यावरण का निर्माण नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन। अगर दोनों के बीच अंतःक्रिया नहीं होगी, पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं निर्मित होगी, तो पर्यावरण कभी भी निर्मित नहीं होगा। अर्थात एक लाइन में कहा जाए, पर्यावरण निर्जीव और सजीव दोनों घटकों का मिश्रित रूप है। क्या कह लेंगे, अगर ये लाइन भी आपको मिल जाए कि पर्यावरण सजीव या कह रहा हूं सजीव और निर्जीव घटकों का मिश्रित रूप है, यह भी कहना इसे गलत नहीं होगा। समझे कि अगर हम ये कहते हैं कि सजीव और निर्जीव घटकों का मिश्रित रूप है, तो बात तो वही हुई ना कि यह क्या, बायोटिक अबायोटिक, जैविक अजैविक, भौतिक जैविक, दोनों का कारकों के या घटकों के आपस में अंतःक्रिया होने से पर्यावरण का निर्माण हुआ था। हम लोग अंतःक्रिया, अब ये भी याद रखना है। अब अगर इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि कहीं पर मिश्रित रूप आ जाए तो ये ना कंफ्यूज हो जाना मिश्रण कहां से हो रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण की बात कर लेते हैं। पर्यावरण, अब आई सबसे पहले जैविक या भौतिक घटक, वो सॉरी भौतिक अजैविक घटक, और जैविक की बात कर ले, यहां पर जैविक की बात कर लेते हैं। जैविक घटक, ठीक है, तो जब भौतिक की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मल सा एक फिनोमिना है, इसको बना लो। ठीक है, जब ये बनाते हैं तो हम लोगों को एटमॉस्फेयर, भौतिक में क्या है, वायुमंडल, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, स्थल मंडल, तीसरा क्या हो जाएगा, जल मंडल, है ना, फिर अदर जो कुछ बचेगा उसको अलग से देख लिया जाएगा। ठीक, अब जब जैविक की बात करेंगे हम लोग यहां पर तो जैविक घटक में क्या क्या है, पहले तो हम लोग देख लें, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, मतलब जीव जंतु, दूसरा वनस्पतियां, तीसरा सूक्ष्म जीव, है ना,
चीज क्लियर। अब सूक्ष्म जीव की जब हम लोग कहते हैं तो बैक्टीरिया और वायरस, इसको ऐड कर लेते हैं। बैक्टीरिया और इधर वायरस, ये आपके सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आएंगे। अब हम लोगों ने यहां पर वायुमंडल की बात की थी, तो वायुमंडल में सबसे पहले आ जाओ वायुमंडल। तो वायुमंडल में सबसे पहले क्या हो जाएंगी? गैसें, जलवाष्प, ठीक, धूल कण, ये हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, जितने मंडल हैं सब, समताप, मध्य, आयन, मंडल, और फिर वायुमंडल मंडल। हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि अंतरिक्ष हमारे पर्यावरण का भाग नहीं है, तो अंतरिक्ष को हम नहीं शामिल करेंगे। अब लिथोस्फीयर या स्थल मंडल की चर्चा करते हैं। स्थल मंडल में क्या क्या चीजें आएंगी? तो स्थल मंडल में आप देखेंगे मृदा आएगी, जो जो चीजें आप लोगों देखते हैं, वायु, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा, पठार हो जाएगा, पर्वत, पठार, और क्या? पहाड़ियां, खनिज, चोटी, खनिज और चोटी, ये सब पार्ट हैं, तो ये स्थल मंडल में आएंगे। अब जल मंडल की बात कर लें तो जल मंडल को भी आप लोग देखो, नदी आएगी, नदी, झील, झरना, सॉरी, तालाब, भूमिगत जल, ग्लेशियर, और जलीय जीव जंतु, सॉरी, ग्लेशियर हो गया। उसके बाद जलधारा, करंट्स, समुद्र, और कुछ बचा? ठीक, तो ये आपके जल मंडल के भाग हो जाएंगे। ठीक, अब अगर अदर की बात की जाए तो ऊर्जा के रिसोर्सेस को भी हम लोग इसमें मानते हैं। ठीक है, तो अदर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो तापमान, ऊर्जा, है ना, इसके बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बिना कहां से कुछ हो सकता। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक, कि आपके पास टेम्परेचर ना हो, आर्द्रता ना हो, यहां पर आप लोग देखेंगे, ठीक, आर्द्रता हो गई। आर्द्रता के बाद आपके चक्रवात, तूफान, वात, तूफान, कई बार इनको वायुमंडल में ही जोड़ दिया जाता है। यह भी याद रखिएगा कि कई बार इस पूरे के पूरे पार्ट को वायुमंडल में ही, एटमॉस्फेयर में ही जोड़ दिया जाता है। तो भी इसे आप लोग मिस्टेक और गलत मत समझिएगा कि नहीं यहां पर गलती हुई है, ये वायुमंडल का
पार्ट नहीं हो सकता है, तो ये मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि यह एटमॉस्फेयर के पार्ट में ही शामिल है। तो यहां पर याद रखना पड़ेगा कि ये वायुमंडल का ही भाग होता है। ठीक है, तो यहां पर परेशान नहीं होना है कि छोटी चीज को लेके आप लोग परेशान होने लगे। चलो आगे चलें, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, अगर हम लोग बात करें जैविक कारक और यहां अजैविक कारक, है ना, तो इसे समझने की बात है कि यहां पर हमारी क्या है, जीव जंतु हैं, यहां पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, नेक्स्ट या वनस्पतियां आप लोग कर सकते हैं, वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव। ठीक, ये चीज है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें अजैविक घटकों में, तो आपके जल, वायु, स्थल, स्थलमंडल है, वायुमंडल है और जलमंडल, तीन मंडल हैं। अब इनका इसके और इसके बीच में क्या होगा, पारस्परिक अंतः क्रिया होगी। क्या होगा, इन दोनों के मध्य इनके मध्य अंतःक्रिया होगी। अब जब इनके बीच अंतःक्रिया, मतलब किसी जीव को जीने के लिए क्या चाहिए, धरती चाहिए, भूमि चाहिए। भाई अब यहां समझो, जीव अगर कोई भी होगा, उसे रहने के लिए आवास की आवश्यकता है, आवास, और भूमि क्या है, निर्जीव है ना। जब भूमि निर्जीव है तो यहां पर यह समझना होगा कि रहने के लिए आवास चाहिए और भूमि निर्जीव है। निर्जीव भूमि किसका सपोर्ट कर रही है, सजीव कारक का। अर्थात स्पष्ट है कि यदि क्या है, जैविक और अजैविक कारकों के बीच में अंतःक्रिया नहीं होगी तो किसी तरह से कोई भी सरवाइव करने की सिचुएशन में नहीं होगा। ठीक, दूसरी चीज यहां पर हम लोग समझे, यदि तापमान में वृद्धि हो जाए तो, ठीक, तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव सीधे सजीव या जैविक कारकों पर पड़ेगा। जैविक कारकों पर पड़ता है।
है ना। इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, जैविक कारकों पर पड़ता है। जैसे तापमान में वृद्धि हुई तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और कोई भी जीव एक तापमान में रहने के लिए आदी होता है। उससे बहुत ज्यादा यदि तापमान बढ़ जाएगा तो वह उस टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, तो क्या होगा, अगर ये देखे जाए तो तापमान का जैविक कारकों पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, ये क्या है, एक तापमान में रहने के आदी हो जाते हैं, के अभ्यस्त हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, है ना। अगर इससे टेम्परेचर क्या हुआ, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो ये सरवाइव कर सकते हैं, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो सरवाइव कर। अगर यहीं पर 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये जीव जंतु सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तापमान अगर अकेले अकेले इंपैक्ट होता तो तापमान क्या है, यहां पर निर्जीव कारक है। और यहां पर जीव जंतु की जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो जीव जंतु हैं वो क्या हैं, जंतु, वो सजीव कारक है, वो सजीव कारक है। अर्थात तापमान का प्रभाव जीव जंतुओं पर पड़ता है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर जैविक और अजैविक कारक आपस में मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं, अंतः क्रिया करके एक पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, अर्थात अगर तापमान बढ़ेगा तो इस जीव जंतु पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल प्रभाव ना पड़कर किसी भी जीव में क्या हो जाएगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, समझो, यदि किसी भी एक एग्जांपल से और समझो, यदि मान लीजिए कि कोई भी जीव 10 डिग्री तापमान में जीवित रह रहा है, ठीक है। यदि कोई जीव या वनस्पति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जीवित है और अचानक से वहां का तापमान तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक। इस स्थिति में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर लिख लें अपना। पहले क्या था, 10 डिग्री था, 20 डिग्री होगा, या आपका 0 डिग्री होगा। ये क्या है, ये पूरा का पूरा गेम जो है, ये तापमान मतलब निर्जीव है।
तापमान। वनस्पतियां, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, ठीक। इन पर क्या होगा, अगर देखा जाए तो यहां पर ताप बढ़ा, अगर ताप में वृद्धि हो रही है तो समस्त जीव क्या हो जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। क्या हो जाएगा, अगर तापमान में वृद्धि हुई तो जीव जीवित नहीं रहेंगे, है ना। यहां पर जीव जीवित नहीं बचेगा अगर इस तरह की स्थिति हो जाएगा, ठीक। और अगर हम तापमान की बात करें और अगर नीचे जाएगा तो सेम कंडीशन हो जाएगी, अगर 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा तो भी जीव जीवित नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि तापमान जो है किसका भाग है, तापमान वायुमंडल का भाग है। और वायुमंडल कैसा है, निर्जीव कारक है, निर्जीव कारक है। समझ आ रहा है कि वायुमंडल कैसा हो जाएगा, निर्जीव कारक है। तो निर्जीव कारक का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सजीव कारक का। निर्जीव कारक का प्रभाव सजीव कारक पर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों से मिलकर ही पर्यावरण बनता है। क्या है, इन दोनों से मिलकर ही हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर हो रही है। अब देखो, यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, ठीक। यदि CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी, अब समझो, तो क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी। और ये निरंतर वृद्धि जब होती है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। और जब ये निरंतर ताप वृद्धि होगी
इसका प्रभाव कहां पर पड़ेगा? इसका प्रभाव जीव जंतुओं, है ना, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों पर पड़ेगा। और क्या हो जाएंगे? कई प्रकार की, कई प्रजातियां जो इस बढ़ते तापमान को सहन या नहीं कर पाएंगी, तो वह क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जबकि निर्जीव और सजीव एक दूसरे से यहां पर जुड़े हुए, ठीक है। ठीक, अब देखो, कोई जीव जंतु भोजन के लिए किस पर आश्रित है? धरती पर, है ना। धरती क्या है? निर्जीव है। अब देखते हुए चलना, यहीं पर घास उगी, घास खाया पिया, घूमा फिरा, ऑक्सीजन सांस ली, ठीक। सांस लेने के बाद क्या हुआ? निवास बनाया, जलपान। अब देखते चलो, जलपान, उसके बाद एक समय के बाद जब सब कुछ हो गई तो मृत्यु। अब मृत्यु होने के बाद ये क्या हो जाएगा? इसको बैक्टीरिया या कह लो कि सूक्ष्म जीव इस मृत जीव को क्या कर देंगे? विभिन्न प्रोटीन, विटामिन सबको अलग करके, विटामिन सबको अलग करके खाद्य के रूप में भूमि में मिला देती हैं। और पुनः यहां से क्या होता है? पुनः वनस्पतियां या जन्म लेती हैं। तो देखो, जीव यहां शुरू हुआ और फिर यहां शुरू हुआ, और उसको हर जगह पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, यहां निर्जीव धरती की आवश्यकता थी, सांस के लिए उसे गैस की आवश्यकता थी, ठीक है, निवास के लिए उसे भूमि की आवश्यकता पड़ी, जल के लिए उसे, जल क्या है? जलमंडल, जल एक क्या है? निर्जीव है। और फिर जब वो मरता भी है तो भी उसको इन सब चीजों में ये देखा जा रहा है कि पर्यावरण में क्या है? जैविक और अजैविक घटक दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी घटक आपस में अलग नहीं है।
ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि पर्यावरण क्या गतिशील अवधारणा है या स्थिर अवधारणा है? पर्यावरण गतिशील या स्थिर अवधारणा है। अब ये सोचने वाली बात है, स्थिर अवधारणा है या गतिशील अवधारणा है, इस चीज को समझना है। तो चलो भाई, स्थिर है कि गतिशील है ये भी समझने का पॉइंट है। पर्यावरण क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि अगर हम ये देख रहे हैं कि पर्यावरण स्थिर है तो इसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और यदि गतिशील है तो उनके कारक क्या क्या हैं, कैसे ये गतिशील हो सकती है। ठीक, तो देखो अब यहां पर यदि हम लोग बात करें, फटाक से उसी डायग्राम को लेके आओ, और दो तरह से, एक तो भौतिक हो जाएगा और दूसरा भौतिक कारक, और यहां पर दूसरा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, जैविक कारक, जैविक कारक या घटक। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। ठीक, यहां पर यदि हम लोग देखा जाए तो वनस्पतियां, दूसरा वनस्पतियों के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जीव जंतु, फिर नेक्स्ट जीव जंतु के बाद यदि हम देखें यहां पर तो सूक्ष्म जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव, यही पूरा था अभी तक। अब देखो इन दोनों की चीज को हम देख लिया। अब चलते हैं आगे, आगे चलेंगे फिर इसमें आएंगे। देखो अभी हमने कहा कि जब कोई जीव मर जाता है वो मिट्टी में मिल जाता है। ठीक, तो मृदा, ठीक, मृदा, मृदा से पोषक तत्व किनको प्राप्त होता है, पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को, कॉमन सी बात है ना कि मृदा से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, मृदा से ही आपको क्या मिलेगा, पोषक तत्व मिल रहा है वनस्पतियों को। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मृदा से ही वनस्पतियों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। ठीक, पेड़ पौधों को, दूसरी मृदा से ही अगर हम लोग देखें तो मृदा से ही आप लोगों को क्या मिलता है, खनिज मिलता है। खनिज, एक चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, खनिज मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहा है। ठीक, और ये किसके लिए जरूरी है, अगर हम ये कहें कि खनिज
और पोषक तत्व किसी भी जीव जंतु के लिए आवश्यक है। तो चलो, जीव जंतु के लिए आवश्यक है ना। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर अगर ये जीव जंतु को ना मिलेगा तो जीव जंतु क्या हो जाएगा, मर जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। अगर जीव जंतु को उसे पोषक तत्व न दिया जाए, खनिज पदार्थ न दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, जीव जंतु के लिए आवश्यक तत्व है। क्योंकि इनके बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है, या वनस्पतियां भी कोई नहीं सरवाइव कर पाएंगी, क्योंकि इनके अलावा उनके पास पोषक तत्व का अन्य कोई उपादान कारक नहीं है। ठीक, अब देखो, अब ये जीव जंतु की हम लोगों ने बात की, यहां से आप लोगों को खनिज पदार्थ मिल रहा। अब समझो, मृदा से वनस्पतियों को ठीक, वनस्पतियों से जीव जंतुओं को पोषक तत्व प्राप्त होते, होते हैं ना भाई। मृदा से वनस्पतियां पोषक तत्व ले रही हैं और वनस्पतियों से हम लोग पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोषक तत्व को है वो किसके लिए है, किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक कारक है। जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक कारक है ना। अगर ये पोषक तत्व किसी भी जीव को नहीं मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्या है, जैविक और अजैविक कारक एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब जब ये कोई भी जीव जंतु, ये वनस्पतियां सड़ गल के जमीन पे गिरेंगी तो जमीन से जब सड़ेंगी गलेंगी तो खाद के रूप में हो जाएगी। खाद के रूप में क्या हो जाएगा, ये आपके खाद के रूप में आएगा और धरती को, फिर भूमि को उपजाऊ बना देगा। और यह निरंतर क्रम चलता रहता है, ये क्रम रुकता नहीं है। ठीक है, ये क्रम क्या होगा, निरंतर चलने वाला क्रम है, यह रुकने वाला क्रम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग ये कहते हैं कि पर्यावरण क्या, इस आपका अगर हम लोग ये कहते हैं कि पर्यावरण हमारा स्थिर है या गतिशील है, ठीक, किस अवधारणा से बना हुआ है, तो पर्यावरण हमारा गतिशील अवधारणा के अंतर्गत है, ना कि स्थिर। स्थिर का मतलब होता है कि कोई भी किसी से अंतः क्रिया ना करे। अब देखो, जैसे कि अब यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करो तो आप लोगों को पूरी चीजें समझ में भी क्लियर आ जाएगी। जैविक अजैविक, ठीक है। जैविक को हमने 3 भागों में बांटा हुआ था, एक तो जीव जंतु, दूसरा वनस्पति और तीसरा सूक्ष्म जीव। वनस्पतियां किस पे निर्भर हैं,
अजैविक तत्वों पर। ठीक, वनस्पतियों पर कौन निर्भर है? जीव जंतु। सूक्ष्म जीव किस पे निर्भर हैं? जीव जंतुओं पर। तो क्या हो गया, सब एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चैन बाय मिस्टेक टूट जाएगी, तो इनके बीच में क्या है, सबके बीच में अंतः क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? सभी के बीच में, सभी के मध्य अंतः क्रिया हो रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण एक गतिशील अवधारणा है, ना कि स्थिर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो, ये चीजें सारी क्लियर हो गई मेरे हिसाब से आप लोगों की। कहीं पर भी किसी को कोई सिंगल डाउट अभी भी बचा कि नहीं सर, अभी कुछ चीजें मेरी क्लास कर रही हैं कि पर्यावरण कैसा है, किन की चीजों से और क्या चीजें हो सकती हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। निश्चित रूप से हम लोग उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।